कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट टापू दिखाया जाता है जहां पर कई सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वीप पर उड़ते हुए आ पहुंचे। आते ही उन्होंने पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बमबारी शुरू कर दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ सामने से उड़ता हुआ आया, जिससे दोनों सैनिक हेलीकॉप्टर के साथ वहीं ढेर हो गए। इसी दौरान दूसरे सैनिकों पर भी किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया। मौत को सामने पाकर उन्हें एक विशाल आंख घूरती दिखी। उसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना बड़ा मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल लिया। सैनिक इतने डर गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। असल में ये यहाँ का रक्षक किंग कॉन्ग था और इसी की तलाश में ये लोग इस रहस्य से भरे टापू पर आए थे। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि काफी लोग मोनार्क के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सभी लोगों के सामने जब इस चीज का खुलासा हो चुका होता है कि अब हमारी पृथ्वी पर भी बड़े बड़े जायंट यानी कि टाइटन्स घूम रहे हैं। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएटेड इसलिए किया गया था ताकि वो बड़े जायंट का पता लगा पाए और उनका खात्मा कर पाए, और सभी लोगों की सेफ्टी का जिम्मा मोनार्क पर ही था। लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा था। मोनार्क पर सभी लोग इस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे और सभी एक तरीके से चाहते थे कि मोनार्क बंद करा दिया जाए। उसी समय हम देखते हैं मोनार्क में काम कर रहे बिल, जो कि वहां पर किसी से मिलना चाहते हैं। बिल के मिलने का कारण यह होता है कि अब वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे यूएस गवर्नमेंट से परमिशन तो चाहिए थी। साथ में इस चीज का अप्रूवल भी चाहिए था कि मोनार्क अगर इस पर काम करे तो यह बिल्कुल एक लीगल काम हो। यूएस गवर्नमेंट इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देती है। तब बिल उन्हें समझाते हैं कि यह किसी भी तरीके से एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने वाला है। अगर उस आइलैंड पर हम लोग जाएंगे तो वहां पर होने वाली रिसर्च हम लोगों को फायदा देगी। आखिरकार वो यूएस गवर्नमेंट के उस आदमी को मना ही लेते हैं। इसके साथ ही बिल उसे आर्मी के लिए भी मना लेता है कि उसे आर्मी की एक टुकड़ी भी लगेगी उस बड़े से आइलैंड पर जाने के लिए। अब सारी फौज एक जगह इकट्ठा हो चुकी होती है। यहां पर हम देखते हैं कि एक फौज होती है नेवी की, दूसरी टुकड़ी होती है आर्मी की, यानी कि उसमें होते हैं सेफ्टी के लिए कुछ सोल्जर। उन सबको बताया जाता है कि आप लोगों के सामने ऐसा आइलैंड होगा जिसके बारे में आज से पहले न तो कभी किसी ने सुना है, न कभी किसी ने देखा है। हम लोग उस जमीन के नीचे देखना चाहते हैं कि आखिर उस जमीन के नीचे क्या हो सकता है। इसीलिए हम उसके ऊपर सबसे पहले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और वो जब वहां फटेंगे वहां हम होने वाली हलचल को रिएक्टर पर देख पाएंगे। इसके साथ ही वहां पर मिलने वाली हर बायोलॉजिकल चीज पर हम लोगों को ध्यान रखना है ताकि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौदा हो। साथ साथ उन्हें यह भी बताया जाता है कि ये इस तरह का आइलैंड है जहां पर जाने के बाद में हम सभी लोगों का संपर्क बाकी सभी लोगों से छूट जाएगा, यानी कि हम किसी भी तरीके से बाकी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहां से निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा। आने वाले 3 दिन बाद नॉर्थ पोर्ट पर हमारे लिए मदद भेजी जाएगी। जो भी जिंदा बच जाएगा वहां तक पहुंचकर वापस अपने घर जा सकता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक बार के लिए सोचते हैं कि ऐसी बात क्यों कही गई है। यहां पर सभी के सवाल भी होते हैं कि आखिर अब हम वहां ढूंढने के लिए क्या जा रहे हैं। क्या वहां किसी चीज की रिसर्च होने वाली है या वहां कोई चीज मिलने वाली है। सभी अपना अपना सामान पैक करते हैं और बड़ी सी शिप के अंदर सवार हो जाते हैं। उस 1973 में चलने वाले ट्रिप पर बाकी सभी सोल्जर्स होते हैं। सभी अपने अपने मस्ती में मग्न होते हैं। सभी उस खूबसूरत समुद्र का नजारा ले रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। इन सारी चीजों को मेसन अपने कैमरे में कैद कर रही होती है। कुछ समय बाद में बिल और पैकर्ड को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हम आगे की जर्नी अब और तय नहीं कर सकते हैं, हमें यहां से पीछे जाना पड़ेगा। उसके कारण पूछने के बाद बताया जाता है कि आगे बहुत ही बड़ा तूफान है और हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो शायद ही हम बच पाएंगे और ये रिसर्च हम आगे भी जारी रख सकते हैं। तब बिल उसे कहते हैं कि मैं ये मौका अब आगे नहीं छोड़ सकता। मैंने ये मौका बहुत ही मुश्किल से पाया है और मैं यहां से जाकर ही रहूंगा। साथ साथ वो पैकर्ड को एक ये बात भी बोल देता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे सारे जवान किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं, तो क्या तुम चलना चाहोगे। ये एक तरीके से ईगो वाली बात हो जाती है। पैकर्ड चाहकर भी मना नहीं कर पाता है। काफी सारे चॉपर तैयार होना शुरू हो जाते हैं और लोग धीरे धीरे करके उन चॉपर में बैठना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में ये चॉपर उसी तूफान के सामने आ खड़े होते हैं और उसके अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद भी चॉपर को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती हैं, तूफान होता है, बिजलियां कड़क रही होती हैं।
लेकिन फिर भी वो चॉपर के पायलट कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं और वो इस तूफान को पार कर ही देते हैं। वो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल आइलैंड, जो आज से पहले इन लोगों ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि इसका नामो निशान ही नहीं था। अब यहां पर आर्मी अपना काम शुरू कर देती है। वो अपनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि बम नीचे गिरा ही देती है। सारे बम चले जाते हैं उन घने जंगलों के बीच में। घने जंगलों में काफी जानवर होते हैं, जो वो बम को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो बम ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी मुश्किल से 1 या 2 चॉपर ही जमीन पर लैंड किए होते हैं और इसी के साथ में वो रिएक्टर्स भी देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जमीन खोखली है, धरती के अंदर काफी जगह बाकी है। तभी वहां आता है किंग कॉन्ग। वो वहां हो रहे बड़े धमाकों से बहुत ही बुरी तरीके से इरिटेट हो जाता है और वो उन सारे के सारे चॉपर को एक के बाद एक तोड़ने लगता है, गिराने लगता है और फेंक देता है उठाकर, मानो कि जैसे बहुत छोटे छोटे खिलौने एक बच्चे के हाथ लग गए हों। एक एक करके सारे सोल्जर्स और उनमें बैठे लोग मरते चले जा रहे होते हैं। उन सभी ने अपने जीवन में कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। वो नहीं समझ पाते हैं कि ये गोरिल्ला है या बंदर, और इतना बड़ा जाइंट क्रीचर उनके सामने खड़ा होता है और वो सारी तबाही अपनी आंखों से देख रहे हैं। पैकर्ड ये सारा सीन अपनी आंखों में इस तरीके से कैद करता है और इस तरीके का गुस्सा अपनी आंखों में लिए होता है कि वो किसी भी तरीके से उस कॉन्ग को खत्म करना चाहता है, क्योंकि बाकी जवानों को उस कॉन्ग ने मार दिया होता है। अब सभी बचे हुए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग वहां पर बड़ा सा रोर देकर निकल जाता है। एक दूसरे से कांटेक्ट करने के बाद में कुछ सोल्जर एक दूसरे को मिल जाते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम लोग नॉर्थ की तरफ चलते हैं, रास्ते में बाकी साथियों को भी ढूंढते हैं। इस भयानक हादसे को देखकर पैकर्ड तान लेता है अपनी गन बिल के सर पर कि अब आप सच सच बताइए कि आखिर आप हमें यहां क्यों लेकर आए हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले से ही मालूम था? क्योंकि पैकर्ड को मालूम होता है कि बिल मोनार्क में काम करता है। मोनार्क का काम ही बड़े बड़े जायंट को ढूंढने का होता है। तब बिल उसे सारी सच्चाई बताता है कि 8 से 30 साल पहले मैं इसी घटना से गुजर चुका हूं। तुमने तो सुना ही होगा, 1000 लोगों से भरा शिप एकदम से गायब हो चुका था। उन 1000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ मैं बचा था। मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी थी। मेरी आंखों के सामने वो सभी लोग उस बड़े से दानव ने कुचल दिए थे। मेरे बहुत समझाने के बाद में भी किसी ने मेरे पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं था। मैं यही सबूत लेने के लिए आया हूं और तुम सब लोगों को बचाने के लिए आया हूं। अगर ये इस तरीके के बड़े बड़े जीव हमारे शहरों में आ गए तो मैं क्या हम सभी खत्म हो जाएंगे? बस इसी चीज को साबित करने के लिए मैं यहां तुम लोगों को लेकर आया हूं। पैकर्ड ये सारी बात समझ जाता है कि आखिर बिल कहीं से भी गलत नहीं है। अगर वो सबको बताना चाहता है कि ऐसे बड़े जायंट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उनका खात्मा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। इधर जेम्स और मेसन सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा बुल जो उनकी तरफ आ रहा होता है। उस समय सभी के सभी लोग उस पर गन ताने हैं, लेकिन जेम्स उन सभी को मना कर देता है। वो देखता है कि वो बुल काफी शांत है, जरा सा भी अग्रेसिव नहीं है। अगर हम उस पर शूटिंग कर देंगे तो शायद वो अग्रेसिव हो जाएगा और हम सबको मार देगा। और हूबहू वैसा ही हुआ। वो बड़ा सा बुल उन्हें कुछ भी नहीं करता है, बहुत ही शांति से अपने रास्ते वापस चला जाता है। अब पैकर्ड अपने सोल्जर्स को लिए आगे बढ़ता है और अपने बाकी बचे साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है। तब वो पहुंचता है एक बैम्बू से भरे फॉरेस्ट में, जहां हर तरफ बैम्बू ही बैम्बू होते हैं। तभी वो लोग पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उसके एक साथी के मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा पैर घुस चुका होता है। जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो वो पाते हैं एक बहुत ही बड़ी मकड़ी जो उनके ऊपर होती है और वो उन सभी पर हमला कर चुकी होती है। इसमें से वो एक सोल्जर को अपनी जीभ से पकड़ लेती है और ऊपर खींचने की कोशिश करती है। अब वो सोल्जर अपने चाकू से काटने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो बच के नीचे गिर ही जाता है। सभी सोल्जर्स उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं और आखिरकार वो उस विशाल मकड़ी को मार गिराते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर एक जानवर नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े जानवर। अब हमें दिखाया जाता है जेम्स वाला ग्रुप। वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक तरीके से रास्ता दिखता है, यानी कि किसी तरह के घर टाइप का। जब वो वहां जाते हैं तो उसे वहां दिखते हैं आदिवासी जो कि उस जंगल में रह रहे होते हैं। वो सभी आदिवासी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और जेम्स के ग्रुप पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि वहां पर एंट्री होती है मर्लो की। मर्लो होता है एक पायलट जो कि 28 साल से इसी फॉरेस्ट में रह रहा होता है। पिछले 28 साल से यही मर्लो का घर था। तब मर्लो उन सभी लोगों को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि मर्लो ने इतने सालों में कभी भी कोई इंसान नहीं देखा होता है
वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों से घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ वो इन्हीं आदि मानवों के बीच में रह रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर ग्रुप में से एक सोल्जर जो कि अकेला रह जाता है, वो पानी के पास पहुंच जाता है। और पानी के पास जैसे ही जाता है तभी वो देखता है कॉन्ग को। कॉन्ग को देखते ही वो बहुत ही डर जाता है और एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि कॉन्ग काफी घायल हो रखा होता है। उसके हाथ में बहुत ही बड़े बूम्स हो चुके होते हैं। साथ ही साथ वो देखता है कि उस पानी में से एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे एक ही झटके में मार देता है और अलग अलग करके तोड़ देता है और उसे अपना खाना बना चुका होता है। वो सोल्जर ये सीन देखकर काफी घबरा जाता है। इधर मर्लो जेम्स और मेसन को लेकर बाकी सभी लोगों के साथ उस बहुत ही बड़े से शिप में लेकर आता है और उन्हें बताता है कि उसके आने से पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो आया था, उसके 10 साल पहले से ये शिप यहीं है। इसी शिप में ये सारे कबीले वाले लोग रहते हैं। इसी के साथ ही वो सारे लोग पत्थरों पर बनी हुई कलाकारी देखते हैं कि कैसे उन पत्थरों पर यह बना हुआ है कि ये सारे के सारे क्रिएचर्स आज से ही एशियन टाइम्स में थे और इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ वही राज किया करते थे। साथ साथ उनकी लड़ाई और दुश्मनी भी देख पाते हैं उन डायग्राम के जरिए। तब मर्लो उन्हें बताता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग ही है जो कि असलियत का किंग है। वो हम सब लोगों की सेफ्टी करता है। हम सब लोग उसी के कारण आज जिंदा हैं। अगर कॉन्ग नहीं होता तो यहाँ पर रहने वाले और खतरनाक जीव हमें अब तक मार चुके होते। मर्लो वहां पर रह रहे सबसे भयानक जीव के बारे में भी बताता है कि कैसे उस जीव ने कॉन्ग की सारी फैमिली को खत्म कर दिया था। यानी कि कॉन्ग उस पूरी फैमिली का आखिरी बचा हुआ क्रिएचर होता है। कॉन्ग के रहने से वो क्रिएचर जमीन के अंदर ही रह रहे हैं और अगर कॉन्ग नहीं होगा तो वो क्रिएचर सारे के सारे जमीन से बाहर आ जाएंगे। ये दिखने में कुछ छिपकली जैसे दिखते हैं क्योंकि डायनासोर और रेप्टाइल्स का मिक्सचर है। साथ साथ दूसरी तरफ जेम्स मर्लो को बताता है कि 3 दिन के अंदर नॉर्थ पोल पर हमारे लिए शिप आने वाली है और वो हमें यहां से ले जाएगी। तुम भी हमारे साथ चलो और हम सब लोग यहां से जिंदा निकल जाएंगे। तब मर्लो उनके ऊपर हंसता है और कहता है कि हम नॉर्थ पोल पैदल तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वो काफी दूर है। तब वो बताता है कि मैंने 28 साल में यहां पर रहकर एक बोट बनाई है जो कि मेरे ही चॉपर के टुकड़ों से बनी है। अब मर्लो का टाइम आता है उन सभी कबीले वालों को गुड बाय कहने का, जो कि एक काफी इमोशनल सीन होता है। मेसन ये सारी चीजें अपने कैमरे में कैद कर रही होती हैं। जब सभी लोग उस बोट को ठीक कर रहे होते हैं तो मेसन वहां पर नेचर को क्लिक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहां पर एक बुल है जिसके ऊपर एक चॉपर आकर गिर चुका होता है। वो बुल उस चॉपर के नीचे दबा होता है, लेकिन मेसन बिना उस इतने बड़े जायंट से डरे उसे हटाने की कोशिश और साथ ही साथ उसे बचाने की कोशिश करती है। और वहां हम देखते हैं कॉन्ग को। कॉन्ग अपने हाथ से उस चॉपर को उठा फेंकता है। साथ ही साथ वो देखता है अपने सामने खड़ी मेसन को। मेसन घबरा जाती है कि शायद अब ये उसका आखिरी टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्ग उसके सामने खड़ा होता है और मेसन को देखता है। वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। ये चीज देखकर कॉन्ग वापस लौट जाता है। जेम्स और बाकी ग्रुप उस बोट में सवार होता है और वो जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं ग्रुप से बिछड़ा सोल्जर एक पेड़ पर बैठा होता है। हालांकि वो एक पेड़ नहीं होता, बल्कि वो भी एक तरीके से एक क्रिएचर होता है और वो डर के मारे खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि वो क्रिएचर ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसे वहीं बड़ी सी छिपकली आकर खत्म कर देती है। अब बोट पर सवार सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब मर्लो अपने पुराने समय के बारे में बताता है कि उसकी भी एक फैमिली हुआ करती थी। पायलट बनने से पहले ही उसकी शादी हो चुकी होती है। उसकी एक वाइफ और उसका एक बेटा भी होता है। वो अपने बेटे की शक्ल देखने से पहले ही इस आइलैंड पर फंस चुका होता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे को देख पाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि बोट पर रखा फोन चलने लगता है और वहां पर बैठा एक सोल्जर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बाय चांस पैकर्ड की टीम भी उसी टाइम कांटेक्ट कर ही लेती है और उन्हें एक दूसरे की लोकेशन के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ पता चलता है कि ये दूसरा ग्रुप अभी तक जिंदा है। इसी बीच हम देखते हैं किनारे पर बैठी उनकी टीम के एक मेंबर को उड़ने वाला एक जीव उठा ले जाता है। जैसे ही बाकी टीम उसके ऊपर हमला करने वाली होती है और हम देखते हैं कि कैसे एक एक करके सभी उसके हाथ पैर निकाल चुके होते हैं, जिससे उनका ग्रुप अपनी बोट एक किनारे पर लगाता है। जैसे ही वो वहां पर रुकते हैं, पैकर्ड के सारे सोल्जर्स और पैकर्ड भी उन सब लोगों से आकर मिलते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं कि हाँ चलो हम लोग अब जिंदा तो हैं। अब वो लोग नॉर्थ की तरफ चलने का डिसाइड करते हैं कि शायद उन्हें वहां से मदद मिले और वो सब लोग वहां से निकल पाएं। तब पैकर्ड उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मेरा अभी भी सेना का एक जवान बाकी है और मैं उसे लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तब वो बताता है कि उसका जवान है अभी वेस्ट में। मर्लो उसे बिल्कुल मना करता है कि हम वहां नहीं जाएंगे।
वो जो छिपकलियां अंदर बैठी हैं वेस्ट, उन छिपकलियों का घर है और हम वहां बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पैकर्ड कहता है कि जब हमने हर एक चीज से सामना कर लिया है तो फिर अभी ये क्या चीज है, हम वहां जरूर जाएंगे। सभी टीम आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो पहुंच जाते हैं वेस्ट में। उनके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा खुला मैदान जिसमें रखे होते हैं बड़े बड़े जायंट के स्कल, साथ ही में इंसानों के स्कल, यानी कि उन छिपकलियों ने जिनको भी खाया होता है उनके स्कल वहीं रखे होते हैं। वहां पर वो कॉन्ग की फैमिली के स्कल भी देखते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके के स्कल उन्हें अपनी लाइफ में देखने को क्या कभी मिलते। अब वो स्कल जमीन में जाने के बाद में फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं और वहां पर हर एक जगह धूल से सनी होती है। देखते ही देखते वहां एक छिपकली भी पहुंच जाती है और एकदम से सभी पर हमला बोल देती है। एक एक करके वो सबको मार गिराती है। सोल्जर्स के पास में जितने भी हथियार होते हैं उनसे उसे वो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। तभी वहां रखी जहरीली गैस के इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं और उनसे निकलने लग जाती है काफी जहरीली गैस जो कि चारों तरफ फैल जाती है। और उसी समय मेसन अपने पास पड़े लाइटर उस मिट्टी पर डाल देती है और मिट्टी होती है फ्यूल से भरी। वो छिपकली एक बहुत ही बड़े धमाके में फंस जाती है। अब बाकी बचे जितने लोगों के पास अपनी जान बची थी सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। तब भी पैकर्ड नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जवान को लेकर ही जाऊंगा। तब जेम्स उसे बताता है कि आप गलत हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं रहा है, वो भी खत्म हो चुका है। पैकर्ड को सोल्जर के पास जाना भी नहीं था, पैकर्ड को उड़ाना था कॉन्ग को, और वो जो सोल्जर था उसी के आसपास थे वो सारे हथियार जो वो अपने साथ लेकर आए थे। वो हथियार इतने काफी थे कि उस कॉन्ग को उड़ा सकें। जेम्स, मर्लो, मेसन सभी पैकर्ड को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, कॉन्ग ही है जिसके कारण हम सब बचे हुए हैं, नहीं तो अब तक हम सब खत्म हो चुके होते उस छिपकली के कारण। तब जेम्स समझ जाता है कि पैकर्ड इस बात को नहीं मानेगा और वो कॉन्ग को उड़ाने के लिए हथियारों को लेने के लिए जाएगा ही जाएगा। अब जेम्स कहता है कि हम बाकी बचे लोग बोट की तरफ जाते हैं और आप लोगों का वेट करेंगे। आप लोग जितना जल्द हो सके उस बोट की तरफ आ जाएं। और फिर से सभी लोग दो टुकड़े में हो जाते हैं। तब जेम्स नदी ढूंढने के लिए मेसन के साथ में ऊपरी चोटी की तरफ जाने की कोशिश करता है और वहां हो रहे फॉग के अंदर उन्हें पता चलता है कि उनके सामने खड़ा है कॉन्ग। वो किसी भी तरह का ऐसा मूवमेंट नहीं करते हैं कि जिससे कॉन्ग उन्हें देखकर हमला कर दे। वो बिल्कुल नॉर्मली वहां खड़े रहते हैं। कॉन्ग भी उन्हें देखता है। मेसन आगे बढ़ती है कॉन्ग की तरफ और उसे अपने हाथ से टच करती है। ये सारी चीजें कॉन्ग भी देख रहा होता है। कॉन्ग उन्हें कुछ भी नहीं करता है, इवन टच भी नहीं करता है। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्ग इंसानों को नहीं मारना चाहता है। अगर कुछ लोग आएंगे उसी के फॉरेस्ट में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो उसे गुस्सा आना तो जाहिर ही था, इसलिए वो इतना अग्रेसिव हुआ था। पैकर्ड ने जाल बिछा दिया था। वो पानी में आग लगा देता है और कॉन्ग को फंसा लेता है। धमाकों और आग से कॉन्ग कमजोर होकर गिर पड़ता है। पैकर्ड जैसे ही उसे उड़ाने वाला होता है, जेम्स और मेसन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी जमीन फटती है और बाहर निकलता है द बिग वन, सबसे बड़ा और खूंखार स्कल क्रॉलर। मर्लो चिल्लाता है, ये वही है जिसने कॉन्ग के बाप को मारा था। अब शुरू होती है टाइटन्स की असली जंग। कॉन्ग और उस महाछिपकली के बीच खूनी लड़ाई होती है। इंसान बीच में चींटियों की तरह लग रहे थे। कॉन्ग बुरी तरह घायल हो जाता है, उसके हाथ जंजीरों में फंस जाते हैं। मेसन उसे बचाने के लिए अपना फ्लेयर गन चलाती है। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाता है, एक पुरानी शिप का प्रोपेलर उठाता है और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो उस राक्षस की जीभ पकड़कर उसके अंदरूनी अंग बाहर खींच लेता है। बुराई का अंत होता है। कॉन्ग मेसन को अपनी हथेली में सुरक्षित जमीन पर रखता है और एक विजयी दहाड़ के साथ अपना हक जताता है। सुबह का सूरज निकलता है। हेलीकॉप्टर्स और शिप उन्हें लेने आ जाते हैं। जाते जाते जेम्स और मेसन कॉन्ग की तरफ देखते हैं। वो अब भी वहीं खड़ा है, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। मर्लो 28 साल बाद अपने घर पहुंचता है। अपनी पत्नी और अपने उस बेटे से मिलता है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। एक बूढ़ा पायलट अपनी अधूरी जिंदगी फिर से शुरू करता है।